हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो के Q4 FY25 रिजल्ट्स के बारे में। तो परसों रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे जोमेटो के एंड सेंसेशनलाइज करने वाली हेडलाइंस बहुत सारी सामने आती है ऐसे टाइम पर कि जोमेटो के प्रॉफिट 76% से कम हो गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे में 5 ऐसे इन्वेस्टर्स के मन में जो सवाल होंगे उसके जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, विच आर रिलेटेड टू रिजल्ट्स ऑफ जोमेटो। इस कंपनी का फ्यूचर में क्या होगा, क्विक कॉमर्स सेगमेंट का क्या होगा, ये सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले। तो कौन से ऐसे 5 सवाल है उसकी हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल से कि 76% प्रॉफिट डाउन होने के बाद कल स्टॉक प्राइस में उतनी बड़ी उसका रिएक्शन इतना दिखा नहीं। इनफैक्ट स्टॉक ऊपर ही क्लोज हुआ था। तो क्यों ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा गिर रहा है, ये देखने के बाद भी स्टॉक प्राइस उतनी गिरी नहीं या फिर मार्केट ने इस शेयर को उतना गिराया नहीं। तो हमें एक चीज़ समझनी है कि जोमेटो जैसे कंपनीज जो है वो एक अलग बिजनेस मॉडल पर चलते हैं। ये न्यू एज टेक कंपनीज है जहाँ पर जो मैच्योरिटी है बिजनेस की वो अब तक आई नहीं है। तो ऐसे बिजनेस मॉडल में सिर्फ प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, जो जनरली हम बाकी किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, ऐसे जो मेट्रिक्स है वो अभी जोमेटो को एनालाइज करने के लिए काफ़ी अर्ली है। एंड सिर्फ नेट प्रॉफिट देखकर कंक्लूजन्स पर नहीं आना चाहिए। ये मार्केट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं समझती है, बट ऑब्वियसली जो मीडिया हेडलाइंस है एंड जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ों का जो डेप्थ है वो उतनी क्लियर नहीं होती है। तो अनलाइक बाकी बिजनेसेस, ना ही एक कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल है और ना ही एक मैच्योर बिजनेस है, राइट। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को बाकी चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे टॉप लाइन ग्रोथ और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, कि कब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर पहुंचने वाली। वहां पर जोमेटो में कुछ कंसर्न्स है। बेसिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो इतना गिरा है तो उसको इन डेप्थ एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट की जो फिगर यहां पर आई है वो अकाउंटिंग कन्वेंशन के हिसाब से आई है। हमें कुछ चीजें जो जोमेटो के बिजनेस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी मेट्रिक से एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इतना प्रॉफिट गिरा है ये एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं। तो एक्सपांशन स्ट्रैटेजी अब कंपनी की क्विक कॉमर्स में काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब Q3 के रिजल्ट्स कंपनी ने बताए थे तब कंपनी ने कहा था कि कंपटीशन इस सेगमेंट में अब बहुत बढ़ गया है, राइट। तो कंपटीशन बढ़ने से रैपिड एक्सपांशंस करने पड़ते हैं। रिसेंटली हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया था जहां पर हमने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स होते हैं क्विक कॉमर्स के, डार्क स्टोर एस्टेब्लिश करने के, वो किस तरह से होते हैं। एक डार्क स्टोर एस्टेब्लिश करने के लिए लगभग 80 लाख to 1 करोड़ का खर्चा जोमेटो, स्विगी या फिर जो भी क्विक कॉमर्स कंपनी है उनको उठाना पड़ता है। ऐसे में कंपनी ने 294 न्यू डार्क स्टोर्स ऐड किए इन द लास्ट क्वार्टर, यानी Q4 में। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि आपके स्टोर एक्सपांशन के एक्सपेंसेस एंड बाकी रिलेटेड चीजें कंपटीशन बढ़ने की वजह से वो ज्यादा होने वाले हैं। 40% कंपनी का कहना है कि 40% जो उनके डार्क स्टोर्स है, करंटली 1300 स्टोर्स का काउंट है कंपनी का, उसमें से 40% करंटली अंडर यूटिलाइज्ड है। यानी इनका यूटिलाइजेशन अब और इंप्रूव होगा, तब तक और भी नए डार्क स्टोर्स ऐड होंगे, बट तब तक के लिए यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ने का स्कोप अभी भी करंटली नजर आ रहा है। बाकी अगर हम ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखें तो क्विक कॉमर्स में हालांकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो ये मुझे एक एनकरेजिंग चीज दिखी इनके क्विक कॉमर्स के जो रिजल्ट्स नंबर्स थे उसमें, कि इतना कंपटीशन बढ़ने के बाद भी जहां पर अंडर कटिंग हो रही है प्राइसेस की, सारे ही क्विक कॉमर्स प्लेयर्स अपने ऐप्स पर बताएंगे कि यहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट रहेगा, कोई ना कोई ऑफर्स होंगे, राइट। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट्स पर ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है एंड कंट्रीब्यूशन कम बचता है कंपनी के पास। पर फिर भी कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्विक कॉमर्स में थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखा है। कॉम्पिटेटिव प्रेशर तो करंटली है ही, एंड कंपनी ने इसकी बात की है कि करंटली जो मार्केट दिख रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या इसका मतलब है कि क्विक कॉमर्स का बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशंस यहां पर कम हो रहे हैं, राइट। कंट्रीब्यूशन एक मेट्रिक होता है जोमेटो जैसी कंपनीज को एनालाइज करने के लिए, जहां पर रेवेन्यू में से आप डिडक्ट कर देते हो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट्स आपके हो रहे हैं टू इनकर दो सेल्स, यानी जो डिलीवरी कॉस्ट्स है, जो प्राइस ऑफ द गुड्स है, राइट, जो डिलीवरी पार्टनर को पैसे दिए हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें माइनस करके जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर असर होने लगा है। जो प्रॉफिटेबिलिटी अब तक हो जानी चाहिए थी क्विक कॉमर्स सेगमेंट में अब तक आई नहीं है। तो क्या ये बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है? तो नंबर्स देख लेते हैं, राइट। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर चेंज यहां पर आया है 134% का। तो ग्रोथ तो काफी अच्छी दिख रही है, राइट।
पिछले क्वार्टर के एंड में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी उसके मुकाबले में भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू जो है वो भी 122% से बढ़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एडजस्टेड इबिडा अगर हम देखें, जिसकी बात हमने अभी जस्ट वीडियो में की थी कि एडजस्टेड इबिडा है, फिर जीओवी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अगर हम देखें, कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखें तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ दिखता है। एंड एडजस्टेड इबिडा में हालांकि थोड़ा सा इंक्रीज, लॉसेस का इंक्रीज दिख रहा है। तो मेनली जो लीज रेटेड जो एक्सपेंसेस आते हैं डार्क स्टोर्स के, तो वो अकाउंट फॉर होते हैं जब हम एडजस्टेड इबिडा कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर ये लॉसेस थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर हम बाकी ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखें जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो वो 110 मिलियन यानी 11 करोड़ से 14.1 करोड़ हो गए हैं विद इन अ क्वार्टर, राइट। Q3 से Q4 में देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स ये 10.6 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ से 1.37 करोड़ हो गए हैं इन अ क्वार्टर। तो ओवरऑल टॉप लाइन मैट्रिक्स अगर हम देखें तो क्विक कॉमर्स में क्लियरली यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे। कंपनी को ये भी पूछा गया कॉन कॉल में कि क्या आप मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो कंपनी का कहना था कि डेफिनेटली दे आर नॉट लूजिंग मार्केट शेयर राइट नाउ, जो एक कमेंडेबल बात है जहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन एंटर हो रहा है करंटली। सो ऐसे में कंपनीज एटलीस्ट नॉट लूजिंग मार्केट शेयर। एक कंसर्न की बात यहाँ पर यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी अब यहाँ पर डिले हो चुकी है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी एचडीएफसी सिक्योरिटीज की, जहां पर उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया था ऑन जोमैटो, एंड उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये बताया है कि कैसे ये बिजनेस मैच्योर होगा। अभी कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन 3-4 साल बाद क्या सिचुएशन हो सकती है बिजनेसेस की। तो स्टेप 1 करंटली अब जो है इस बिजनेस में वो ये दिख रहा है कि एक्सपांशन बहुत हो रहा है एंड एग्रेसिव लैंड ग्रैब हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जब क्विक कॉमर्स जैसा सेगमेंट बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है सारे प्लेयर्स को, तो जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है जहां पर ये डार्क स्टोर्स रहेंगे, उसको लेने के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि एक अगर कोई सेगमेंट दिखता है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, तो उस लोकेलिटी में डार्क स्टोर एस्टेब्लिश करने के लिए जोमेटो के साथ स्विगी होगा, जेप्टो होगा, और भी बाकी प्लेयर्स लाइक बिग बास्केट, ये सब भी चाहेंगे कि वो स्पेस उनको मिले, राइट। तो ऐसे में उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, राइट। तो ये करंटली प्रॉब्लम दिख रहा है डार्क स्टोर्स में कि जो इनिशियल कॉस्ट्स है वो भी ज्यादा है। तो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स ये रैपिडली डार्क स्टोर्स एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं करंटली, एंड ये सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मेनली अर्बन एरियाज में, मेट्रोज एंड टीयर 1 सिटीज में ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसे में कैश बर्न इनिशियली काफी हाई होता है। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको डिस्काउंटिंग ज़्यादा करना पड़ता है, मार्केटिंग स्पेंड्स बहुत करने पड़ते हैं ताकि मार्केट शेयर आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें इनिशियल कॉस्ट्स आपके बहुत बढ़ा देते हैं। जब तक आप एक रीजनेबल मार्केट शेयर ना ले पाए, तब तक ये सारी चीज़ें आपके कॉस्ट्स को अफेक्ट करेंगी। कंपैरेटिवली ब्लिंकिट इज बेटर पोजिशन्ड क्योंकि उनके एवरेज ऑर्डर वैल्यूज ज़्यादा है, टेक रेट्स बेटर है, फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन काफ़ी डिसेंट है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा मार्केट लीडर जो होता है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, उसको ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि उनको सबसे कम अफेक्ट होता है ये सारी चीज़ों का, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत वेल फंक्शनिंग इकोनॉमिक्स होते हैं। इस सेगमेंट में स्टेप 2 क्या आ सकता है? स्टेप 2 ये आ सकता है मे बी इन FY27, मे बी इन FY28 कि डार्क स्टोर का ओवर सप्लाई हो जाए, राइट। बहुत सारे डार्क स्टोर्स हो जाए क्योंकि अब क्विक कॉमर्स प्लेयर्स इसमें एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं। तो स्पेशली टॉप 8 सिटीज जो है वहां पर ओवर सप्लाई ऑफ डार्क स्टोर्स हो सकता है। जब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि उतनी डिमांड में ग्रोथ है ही नहीं क्विक कॉमर्स के लिए जितनी सप्लाई हो जाए, राइट। तो इससे ऑर्डर डेंसिटीज जो है वो डिक्लाइन हो सकती है, एंड स्टोर नेटवर्क जो है वो कस्टमर बेस से भी ज्यादा फास्ट एक्सपांड हो सकता है, कंसिडरिंग कि किस लेवल से सारे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स अपने स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे में एग्जीक्यूशन वेरिएंस आ सकता है, यानी जो सबसे अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है दे विल बी डूइंग रियली वेल, एंड जो पुअरली एग्जीक्यूट कर रहा है दे विल गो आउट ऑफ द बिजनेस। तो ऐसे में अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बिगर प्लेयर्स दे माइट हैंडल द सिचुएशन बेटर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बेटर मेट्रिक्स तब रहेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाईली ऑप्टिमिस्टिक है लीडर्स के लिए भी। इवन बेस्ट केस सिनारियोज में ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि क्विक कॉमर्स बिजनेस आपको 5% EBITDA मार्जिन देगा। तो ये पूरा खेल वॉल्यूम का है, राइट। एंड यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है बिजनेस को रॉन्ग जाने के लिए, इसीलिए जो न्यूअर प्लेयर्स है उनके लिए चैलेंज और भी बड़ा है, क्योंकि उनको ना सिर्फ ये इनिशियल कॉस्ट्स इनकर करने हैं जिसकी बात हमने जस्ट की, बट उनको ये लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेन्ड रखना है। ये उनको अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, राइट। क्योंकि करंटली तो वो कैश बर्न कर रहे हैं, करंटली क्विक कॉमर्स बिजनेस इज नॉट अर्निंग एनी कैश प्रॉफिट्स। तो जो भी नए प्लेयर्स आएंगे उनको कैश बर्न ही करना है।
बट कब तक उनके इन्वेस्टर्स इस प्रोसेस को टॉलरेट करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा, स्पेशली जब सप्लाई बहुत बढ़ जाएगा मार्केट में डार्क स्टोर्स का। एंड पोस्ट FY27 FY28 हो सकता है एक मार्केट कंसोलिडेशन आए, जहां पर वीकर क्विक कॉमर्स प्लेयर्स जो है दे विल हैव टू एग्जिट और दे हैव टू कंसोलिडेट, जब प्रॉफिटेबिलिटी के जो प्रेशर है वो बढ़ने लग जाए। करंटली प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये सारे ही कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स है यही चाहते हैं कि एक्सपांशन बहुत जल्दी हो, राइट, इसलिए टॉप लाइन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो सिर्फ वो प्लेयर्स यहाँ पर टिकेंगे क्विक कॉमर्स में 4-5 साल बाद, जिनके पास सबसे अच्छे फिक्स्ड कॉस्ट के कंट्रोल्स हैं, जिनका यूनिट इकोनॉमिक्स सबसे सुपीरियर है, एंड उनका मार्केट प्रेजेंस भी काफ़ी डेंस है, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको कैश रिजर्व्स तो चाहिए ही, यानी यू शुड हैव इनफ कैश, ताकि आप ये जो बर्निंग स्टेज है इसको आप इजीली पार कर सके। थर्ड क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स को हो सकता है वो ये है कि फूड डिलीवरी बिजनेस में ग्रोथ स्लो होती हुई दिख रही है, राइट। तो क्या ये एक कंसर्न की चीज़ है? डेफिनेटली एक कंसर्न की चीज़ है। फूड डिलीवरी बिजनेस में अगर हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखें तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इस क्वार्टर में सिर्फ 16% का रहा है। कंपनी का खुद का गाइडेंस 20% का है, जो पिछले क्वार्टर में भी अचीव नहीं हुआ था जब 17% का ग्रोथ आया था। ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, ये एक मेट्रिक है जो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है फूड डिलीवरी बिजनेस में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये 7.5% से अब 8.6% हो गया है। एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर हम देखें तो 8.5% से 8.6% ये हो चुका है। एडजस्टेड एबिटा भी इसी लाइंस पर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है वो थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में। तो क्या रीजंस है कि फूड डिलीवरी बिजनेस इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा? तो कुछ तीन चार चीज़ों की बात कंपनी ने अपने शेयर होल्डर लेटर में की थी। सबसे पहले तो ये कि ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट जो है वो स्लगिश है, ना सिर्फ जोमेटो के लिए बट ओवरऑल फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो है यहीं पर ग्रोथ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा कंपनी का कहना है। एक और रीज़न ये बताया गया है कि डिलीवरी पार्टनर्स का एक शॉर्टेज नज़र आ रहा है, क्योंकि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री ही इतनी एक्सपांड हुई है, एंड नॉट जस्ट एक प्लेयर की, सारे ही प्लेयर्स की क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है। वो सारे एक्सपेंशन को हैंडल करने के लिए डिलीवरी पार्टनर्स चाहिए। तो ऐसे में फूड डिलीवरी पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि उनके जो डिलीवरी पार्टनर्स है दे आर पॉसिबली स्विचिंग टू अदर प्लेयर्स जो क्विक कॉमर्स में होंगे, राइट। तो दैट इज पुटिंग सम प्रेशर ऑन दी डिलीवरी पार्टनर्स डिमांड जो इस इंडस्ट्री में चाहिए। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो काइंड ऑफ कैनिबलाइजेशन का ही पॉइंट है कि क्विक कॉमर्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है अब कि अब बहुत बार जिसको जो कस्टमर है बेसिकली उनको ये सोचना है कि क्या मैं रेस्टोरेंट से फूड मंगाऊं या फिर किसी क्विक कॉमर्स ऐप से कोई पैकेज फूड आइटम मंगाऊं। तो ऐसे में देयर इज सम अमाउंट ऑफ कैनिबलाइजेशन जो जोमेटो से ब्लिंकिट पर ही होता होगा, एंड ऑब्वियसली बाकी क्विक कॉमर्स ऐप्स जो है उनके थ्रू भी होता है। बट डेफिनेटली कंपनी ने बताया कि थोड़ा सा जो डिमांड है वो शिफ्ट हो रहा है टू पैकेज आइटम्स जो क्विक कॉमर्स के थ्रू डिलीवर हो जाते हैं एंड इन अ क्विकर टाइम कंपेयर टू रेस्टोरेंट से। एक और चीज जिसकी डेवलपमेंट की बात कंपनी ने की इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में वो ये है कि अब कंपनी के पास इन्वेंट्री कंट्रोल है इन देयर क्विक कॉमर्स बिजनेस। इसका मीनिंग क्या होता है? तो अब तक ब्लिंकिट जो क्विक कॉमर्स है इटर्नल लिमिटेड का, राइट, तो ये अब तक एक मार्केट प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता था। यानी मार्केट प्लेस क्या होता है कि दे डोंट ओन एनी ऑफ द थिंग्स, वो बस एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं जहां पर जो मैन्युफैक्चरर है या फिर सेलर है वो कनेक्ट हो सके बायर से। बट अब कुछ शेयर होल्डर ओनरशिप के चेंजेस के मुताबिक अब ब्लिंकिट जो है दे कैन होल्ड इन्वेंट्री, यानी वो अपने नाम से गुड्स खरीद सकते हैं एंड अपने वेयर हाउसेस में रख सकते हैं, एंड देन दे विल बी सोल्ड टू द कस्टमर्स हु यूज देयर ऐप, राइट। तो इससे क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है? तो कुछ चीज़ों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे इन्वेंट्री ओनरशिप जो है अब इन्वेंट्री मॉडल में जोमेटो के पास आ जाएगी, जो पहले सेलर या फिर पार्टनर के पास हुआ करती थी। ऑपरेशनल रिस्क जो है इस वजह से अब जोमेटो का हो जाएगा, राइट। बट इन माई ओपिनियन दे आर बेटर इक्विप टू हैंडल दिस, क्योंकि अब वो इस बिजनेस में, ब्लिंकिट वाले बिजनेस में अब काफ़ी टाइम से है, राइट। कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको मार्केट प्लेस मॉडल में लो होती है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते जो अब जोमेटो को करने होंगे। एंड उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए लगभग उनको 1000 करोड़ जो है वो खर्च करने पड़ेंगे, जो एक स्टैंडर्ड अराउंड 15-20 डेज की इन्वेंट्री उनके पास होगी। उसकी प्रॉब्लम करंटली जोमेटो को नहीं, क्योंकि उनके पास अराउंड 18,000 करोड़ का कैश है। जो कंट्रोल होता है इन्वेंट्री पर वो अब ज़्यादा होगा जोमेटो के पास, ये एक बड़ा एडवांटेज इससे आने वाला है। और एक और चीज़ जो बड़ी एडवांटेज यहाँ पर होगी वो है प्रॉफिटेबिलिटी। अब बिकॉज कंपनी खुद के नाम से प्रोडक्ट्स खरीदेंगी, दे विल हैव अ हायर बार्गेनिंग पावर
जो जिनसे वो ये चीज़ें खरीदेंगी, एंड हो सकता है कि इससे उनके मार्जिन्स थोड़े से बेटर हो जाए। ऑफकोर्स आपको इन्वेंट्री कॉस्ट इनकर करनी होंगी, बट कंपेयर टू अ मार्केट प्लेस मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल में आपको थोड़े से मार्जिन बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्क भी आ रहे हैं कंपनी के पास बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री मॉडल, बट हो सकता है इफ द कंपनी एग्जीक्यूट्स दिस वेल तो यहाँ पर उनके मार्जिन्स इंप्रूव हो सके। द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग जोमैटो विच इन्वेस्टर्स माइट हैव, वो ये है कि बाकी सेगमेंट जोमैटो के कैसे कर रहे हैं। बात तो हमने कर ली अबाउट फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स की बात कर ली, क्योंकि और दो सेगमेंट्स हैं जिसमें से एक सेगमेंट है गोइंग आउट। ये इन माई ओपिनियन कुड बी अ बिग मार्केट इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ। हमने ऑलरेडी देखा किस टाइप का रिस्पॉन्स कॉन्सर्ट्स के लिए इंडिया में बढ़ने लगा है, जैसे कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट रिसेंटली हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे इकोनॉमिक्स इसके फंक्शन कर रहे हैं। अब जोमैटो ने यहाँ पर एंट्री ली थी बाय एक्वायरिंग द पेटीएम्स टिकटिंग बिजनेस। उसके बाद उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है। करंटली जो नंबर्स आए हैं Q4 के, वो थोड़े से ठीक ठाक ही नंबर्स हैं। अराउंड 104% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में, यानी बेस क्वार्टर में पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस कंपनी के पास नहीं था। उसको एडजस्ट करते हुए अराउंड 50% का ग्रोथ कंपनी ने बताया है इन दिस सेगमेंट, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी अगेन यहाँ पर नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर लॉसेस बढ़ गए हैं थोड़े से इस क्वार्टर में, बट आई थिंक कि इसका जो मैच्योर लेवल का मार्केट है ऑफ गोइंग आउट बिजनेस दैट जोमैटो हैज़, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक और जो उनका बिजनेस है हाइपर प्योर विच इज़ B2B सप्लाईज, तो यहाँ पर भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। ओवरऑल इस क्वार्टर से उन्होंने अब इस सेगमेंट को बांटा है बिटवीन द रेस्टोरेंट बिजनेस एंड नॉन रेस्टोरेंट बिजनेस। नॉन रेस्टोरेंट बिजनेस कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है एट 166%, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर एक पार लेवल पर आने लगा है कंपनी, एटलीस्ट इन द नॉन रेस्टोरेंट बिजनेस एडजस्टेड एबिटा लेवल्स पर। बट रेस्टोरेंट बिजनेस में अभी भी -3% का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन कंपनी का करंटली है। तो ये था सारा एनालिसिस अबाउट जोमैटो। हमेशा मैं रीइटरेट करता हूँ कि जोमैटो को समझने के लिए हमें एक अलग नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक एनी अदर नॉर्मल कंपनी जिसे हम अब तक देखते हैं। बहुत बार हाफ बेक्ड एनालिसिस कई इन्वेस्टर्स का होता है, या फिर जो कंपनी को डेप्थ में नहीं जानते उनका होता है। कई बार आप ऐसे पोस्ट देखोगे या फिर कुछ ऐसे ओपिनियंस देखोगे कि देखो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट इज 40 करोड़ एंड अदर इनकम कंपनी का 360 करोड़ है, 380 करोड़ है, तो बेसिकली कंपनी अदर इनकम से पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक एनालॉजी हमेशा यूज करता हूँ बताने के लिए कि सपोज इंडिया ने किसी T20 मैच में 200 रन किए, राइट। विराट कोहली ने 10 रन किए उसमें से, और इंडिया 5 रन से मैच जीत गया, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि विराट कोहली की वजह से हम मैच जीते, राइट। तो वही एनालॉजी है यहाँ पर। आपको ये समझना है कि उनके मेन बिजनेस में उनके लॉसेस आर लेस इनफ कि अदर इनकम के बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स पर आ रहे हैं। ऑफकोर्स क्रिटिसिज्म अगर करना है जोमैटो के नंबर्स का या फिर उनके एग्जीक्यूशन का, तो वो इस चीज़ के लिए होना चाहिए कि डेफिनेटली जिस टाइप का एग्जीक्यूशन उन्होंने पहले बताया था वो शायद नहीं हो रहा है, कंपटीशन बढ़ गई है, मे बी कॉम्पिटिटिव प्रेशर इज गेटिंग टू जोमैटो, देन दैट बिकम्स अ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ हाउ द कंपनी इज नॉट रियली एग्जीक्यूटिंग जिस लेवल्स पर पहले लग रहा था कि वो एग्जीक्यूट करेंगे। कई बार ये इन्वेस्टर्स ये भी कहते हैं कि कंपनी का स्टॉक निफ्टी 50 में कैसे आ गया, ये स्टॉक निफ्टी 50 में आ गया। तो निफ्टी 50 का इंक्लूजन कोई अपने सब्जेक्टिव बेसिस पर नहीं करता है। देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया जो फुलफिल अगर हो जाए तो कंपनी निफ्टी 50 में आती है। तो ये किसी का सब्जेक्टिव सिलेक्शन नहीं है कि इस कंपनी को निफ्टी 50 में लाना है। तो इफ अ कंपनी सेटिस्फाइज सर्टेन क्राइटेरिया एंड वो उस मार्केट कैप की कंपनी है तो निफ्टी 50 में आती है। अब इसमें इंडेक्स का कोई दोष नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रूल्स डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से कंपनी एंट्री और एग्जिट लेती है निफ्टी 50 में। तो लाइक आई सेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि जो चीज़ें गलत है जोमैटो की वो क्या एग्जैक्टली गलत है, रादर देन जस्ट ऑन द फेस किसी चीज़ का एनालिसिस करना। सो दैट वाज इट। मेरा मेरी यही कोशिश थी कि मैं इस एनालिसिस से एक बेटर व्यू प्रेजेंट कर सकूं अबाउट जोमैटो एंड हाउ देयर नंबर्स आर एक्चुअली डूइंग। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करिएगा विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।